नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पहली कैजुअलिटी कौन सी है किसी देश में। डोनाल्ड ट्रंप की पहली कैजुअलिटी है जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा। वो कैसी है देखिए, याद करिए कि जापान जो है यूएस का एलाय है। वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस का गुलाम भी है। वहाँ पे 60,000 अमेरिकन ट्रूप्स रहते हैं, 3 अमेरिकन बेसिस हैं और वहाँ पे सारे अमेरिका के आधुनिक हथियार हैं, इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियर वेपन बेस। कभी भी अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है या जब तक कि उसको निकाला नहीं जाएगा। और ये जो शिगेरू इशिबा है, इसने ये क्रिश्चियन कन्वर्ट है, ये जापानीज शिंतो को नहीं फॉलो करता है और इसने सारे क्रिश्चियंस को बुलाया अफ्रीका से, बाकी देशों से उधर रहने के लिए। और ये जापानीज जो रिलीजन है उसके तिरस्कार भी करता है। इसने क्या किया, ये राहुल गांधी है उधर का जापान का। इसने क्या किया कि जापानीज में कोलिशन गवर्नमेंट होती है। कोलिशन जो गवर्नमेंट होती है वो जापान की कभी कमज़ोर होती है। मतलब ये 20 एमपीज़ के साथ जब इनको तो उसमें पार्टी बना लेते हैं। और इसने क्या किया, इसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील साइन किया जिसमें $550 बिलियन जापान इन्वेस्ट करेगा, प्लस उसने 15% टैरिफ रिड्यूस करवाया जापानीज़ कार्स के लिए। तो जापानीज़ कार्स और भी ज़्यादा बिकेंगी अमेरिका में। ये सब काम इसने किए। तो जब जापानीज़ को पता लगा दैट दिस मैन इज़ सेलिंग जापान टू अमेरिका कम्प्लीटली, उसकी सॉवरेंटी खो रहा है, देन दे टुक एन एक्शन और इसको रिज़ाइन करने के लिए फोर्स किया। और जापान में क्या होता है, कोई भी एक कोलिशन मेंबर अगर आपको बोलता है कि यू हैव टू रिज़ाइन, तो यू हैव टू रिज़ाइन, नहीं तो उसके बाद आपका आउटकम जो होता है वो होता है मृत्यु। क्योंकि जापानीज़ तो समुराई ट्रेडिशंस हैं और क्षत्रिय हैं, तो सीधा मृत्यु होता है। तो कोई भी जापानीज़ पॉलिटिशियन इधर उधर का बातें नहीं करता। एक बार उसको कोई हल्के से बोल दे भाई आप रिज़ाइन कर दीजिए, तो रिज़ाइन कर देता है, अपोज नहीं करता। अगर अपोज करेगा उसका परिणाम बहुत बुरा भुगतता है जापानीज़ सोसाइटी में। तो इसको ये डोनाल्ड ट्रंप की पहली कैजुअलिटी है। और मतलब किसी भी देश में अगर प्रधानमंत्री मोदी भी आज भी अगर वो अमेरिका की तरफ झुकते हुए दिखाई देंगे तो उनका पॉपुलैरिटी भारत में कम हो जाएगा, अमेरिका की तरफ झुकेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अपने एलाइज को ही मार रहे हैं। अमेरिका पहले यूरोप के पीछे पड़े, जापान के पीछे, मतलब टू बी अलाय होना अमेरिका का वो एक श्राप होता है। तो जैसे ही इन्होंने जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने जब डील साइन करी, अमेरिका आए, उन्होंने साइन किया, उनकी कंपनी से साइन किया, तो तुरंत ही वहाँ पे विद्रोह के सिंबल शुरू हो गए। विद्रोह कैसे होता है जापान में आपको बताता हूँ। मैं जापान में रहा हूँ और ऑल्सो मेरा जापानीज़ फ्रेंड्स, उनसे मेरा कनेक्शन रहता है। तो मैंने कल बात किया उनके साथ, पूछा उनको, क्योंकि हमको तो पता नहीं है ठीक से कैसे होता है। तो विद्रोह कैसे होता है कि एक इनके जो प्रीफेक्चर होती है, प्रीफेक्चर में जो कोई वहाँ का कोई भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो मोशन मूव करता है उसकी पार्टी का ही। और उसकी पार्टी का जब प्रीफेक्चर में मूव होता है तो वहीं पे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं इनको अपोज कर रहा हूँ इस रीज़न के लिए और ये हमारा लीडर है ना। तो यूनाइटेड पार्टी जो वहाँ भी है, वहाँ के नए लीडर आने वाले हैं। और वो भारत के जैसा नहीं है या अमेरिका के जैसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव, तो ऑल्टरनेटिव के साथ उनको पूछा जाता है कि ये लीडर बनेंगे और ये इसकी वजह से आपको मना करें। तो बड़ा क्लियर रीज़न बोला गया कि आपने जापान को वापस सरेंडर करा दिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। देखिए, जापानीज किंग वांटेड टू सरेंडर, जापानीज डिडंट वांट टू सरेंडर। इसको अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे भारत में प्रजा को भी सहनशीलता इतनी दिखानी नहीं चाहिए, बाय द वे, राजनीतिज्ञों के लिए उनको सीधा कठोर क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो इन्होंने जैसे ही वो प्रीफेक्चर में मूव किया कि यू हैव मेड जापान सरेंडर, और वहाँ पे जॉब्स कम हो रही हैं, पॉपुलेशन कम हो रही है, और आप क्रिश्चियनिज्म या फॉरेन रिलीजन इस्लाम को क्यों लाना चाहते हो भारत जापान में। तो इस्लामिज्म भी नहीं चाहिए, क्रिश्चियनिज्म भी नहीं चाहिए हमको, हमारा शिंतो ही धर्म चाहिए जो कि सिंधु सभ्यता पे आधारित है, और ये हमारे ऑल्टरनेटिव। जी कि शिंजो एबे को भी इसीलिए मारा गया था क्योंकि वो डीडॉलराइजेशन अपोज कर रहा था।
और उसने कॉइन टर्म किया था डीडॉलराइजेशन, इसलिए उसको मार दिया गया। तो इसको भी नोटिस दिया गया, इसको दिख गया दीवार पे क्या लिखा हुआ है, और इसने तुरंत अपना रिज़ाइन मार दिया। तो जापान, अमेरिका ईट्स देयर फर्स्ट एलाई, जापान। आप सोचिए क्या कंडीशन होगी पॉलिटिक्स की। और एक बात याद रखिए, जापान का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। उसके साइज़ पे मत जाइए, बट उसकी कार्स पे देखिए, टोयोटा, होंडा, या उसके जो अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, मित्सुबिशी, मित्सुई इलेक्ट्रिक, ये सब बहुत ही अच्छी कंपनीज़ हैं, क्वालिटी कंपनीज़ हैं, जिसको अमेरिका एक्वायर करना चाहता है। उनके उनके कंस्ट्रक्शन, उनका जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है उसको एक्वायर करना चाहता है। रोबोट्स का फर्स्ट यूज़ था जापान में, अब जाके कॉमन हुआ है, बट फर्स्ट जापान, जिससे अमेरिका ने लिया एज एन एलाई, फोर्स करके लिया, और उसके थ्रू अमेरिका ने अपनी इंडस्ट्री बनाई रोबोट्स की। जबकि इवन टुडे ताइवान एंड जापान लीड द रोबोटिक इन्वेंशंस, एंड चाइना आल्सो इज थर्ड प्लेस, नॉट द फर्स्ट प्लेस। सीएनसी मशीन्स में जापानीज वर अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री। तो ये जो कैजुअलिटी हुई है जापान में, दैट इज अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन जापान, वेरी बिग इम्पैक्ट। और शायद ये भी हो इन फ्यू डेज, ऑन फ्यू ईयर्स, जापान जो है एलाई स्टेटस को छोड़े और अमेरिकन फोर्सेस को वहाँ से बाहर निकलने के लिए फोर्स करे, ये भी पॉसिबल है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज किया गया था उसको वापस चेंज किया जा सकता है, एंड दैट फीलिंग इज बिकमिंग वेरी कॉमन प्लेस इन जापान। तो जापान, वॉच आउट फॉर जापान, इससे भारत के पास आ रहे हैं, क्योंकि जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, और भारत को और भी करने चाहिए इस तरह के ऑपरेशंस, लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया भारत में। तो थैंक्स टू इंडिया, ये जापान का जो सॉलिड स्टेप है, दैट इज अप्रिशिएटेड बाय मोस्ट जापानीज। तो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और लोगों को बताइएगा चैनल के बारे में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते।